Hello guys, welcome back to another audiobook 3 of class 12, chapter number 2 according to old NCERT and 1 according to new NCERT, section 3, जिसमें हम आज करने वाले हैं pollination के बारे में. In the preceding section, you have learned that male and female gamete in flowering plant are produced in both pollen grain and embryo sac. हमने अभी तक ये पढ़ा कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्लावरिंग प्लांट में पोलन गन और एम्ब्रियो सैक में डेवलप होते हैं. एज बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर नॉन मोटाइल, क्योंकि दोनों नॉन मोटाइल है, चल फिर नहीं सकते. दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर. इन्हें साथ में लाना पड़ेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. हाउ इज दिस अचीव्ड? पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. पॉलिनेशन ऐसा तरीका है जिससे ये समस्या दूर हो सकती है. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज टर्म्ड पॉलिनेशन. एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है. ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरिया ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन. और फ्लावरिंग प्लांट्स ने कई तरीके अडेप्ट किए हैं पॉलिनेशन को अकम्प्लिश करने के लिए. अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की. डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप. पोलन के सोर्स के ऊपर पॉलिनेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है. यानी कि हमें किस तरीके के फ्लावर में किस तरीके के पोलन ग्रेन्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से 3 टाइप के पॉलिनेशन देखे जा सकते हैं. ऑटोगैमी. इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. ऐसा पॉलिनेशन सेम फ्लावर में अचीव किया जाता है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इन अ नॉर्मल फ्लावर which open and expose anther and stigma completely. Autogamy is rather rare. लेकिन ऐसे फ्लावर जिनका स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, मेल और फीमेल पार्ट बेसिकली एक्सपोज हो, जैसे हिबिस्कस में हमें ऊपर से ही दिख जाता है, हमें फ्लावर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उस तरीके के फ्लावर में ऑटोगमी रेयर रहती है, क्योंकि इसमें सेल्फ की जगह क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. मतलब अगर एक ही प्लांट का फ्लावर, एक प्लांट है रोज़ में हिबिस्कस लेते हैं, एक प्लांट है हिबिस्कस, अगर उसी हिबिस्कस के फ्लावर के एंथर का पोलन ग्रेन सेम हिबिस्कस के प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है. लेकिन अगर वो अपने फ्लावर के स्टिग्मा को छोड़ के अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर या किसी और तरीके के प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. इसीलिए कहा गया है इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगामी इज रादर रेयर. ऑटोगामी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. ऑटोगामी के केस में फ्लावर्स के लिए ये ज़रूरी है कि जब पोलन रिलीज हो और स्टिग्मा रिसेप्टिव हो तब ये कंडीशन अप्लाई हो. मतलब कि मान लो एंथर ने पोलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं है, पकड़ ही नहीं सकता, या स्टिग्मा तो रिसेप्टिव है लेकिन पोलन ग्रेन्स रिलीज ना हुए हो. ठीक है. एंड ऑल्सो एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर. और एंथर और स्टिग्मा का एक दूसरे के पास रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एक ही फ्लावर में दूर दूर सिचुएटेड होंगे तो पोलन ग्रेन्स हो सकता है उन तक ना पहुंच पाए, इसलिए उनका पास में सिचुएटेड रहना ज़रूरी है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके. सम प्लांट्स सच एज वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमनेलिया प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर. लेकिन कुछ फ्लावर जो होते हैं ये जो कुछ प्लांट्स होते हैं वायोला के, ऑक्सैलिस के, कॉमनेलिया के, ये 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कैस्मोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस. कैस्मोगैमस फ्लावर which are similar to flower
of other species with exposed anther and stigma, and clistogamous flower which do not open at all. कैस्मोगैमस वो फ्लावर होते हैं जिनका जो एंथर और स्टिग्मा है वह एक्सपोज रहता है एनवायरनमेंट के साथ, जबकि क्लिस्टोगैमस जो होते हैं इनका जो फ्लावर है ये फ्लावर तो डेवलप करते हैं, लेकिन इनका फ्लावर खिलने के बाद अपने स्टेमन और एंथर और स्टिग्मास को क्या नहीं करता है, एक्सपोज नहीं करता है एनवायरनमेंट में. इन सच फ्लावर anther and stigma lie close to each other. When anther dehisces in the flower bud, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जैसे ही एंथर डेhiscence करता है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में ही एंथर ऑलमोस्ट बहुत पास है और फ्लावर बंद है, तो ये जल्दी से पॉलिनेशन इफेक्टिवली हो पाता है. Thus, clistogamous flowers are invariable autogamous as there is no chance of cross pollination landing on stigma. इसलिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑटोगैमस होते हैं क्योंकि इनमें किसी और प्लांट के कोई और पोलन ग्रेन का लैंड होने का सवाल ही नहीं उठता. क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस assured seed set even in the absence of pollinators. पॉलिनेटर्स के एब्सेंस में भी क्लिस्टोगैमस जो होते हैं ये assured सीड सेट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. मतलब कि मान लो एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर है जो 100 पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है. अब चाहे पॉलिनेटर हो या ना हो, ये 100 सीड सेट ही प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स के. डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट एंड वाई? अब तुम्हें क्या लगता है, क्लिस्टोगैमी प्लांट के लिए एडवांटेजेस है कि डिसएडवांटेजेस है? देखो, ये एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. कैसे? अगर एडवांटेजेस है तो इस तरीके से कि जो फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है, क्योंकि इसे किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसे नेक्टर या फ्लोरल ऑर्डर और अट्रैक्टिव स्मेल्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती. लेकिन दूसरा एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें अगर कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो हम चाह के भी यानी नेचुरली ये फ्लावर कभी भी अपनी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स को डेवलप नहीं कर पाएगा. जैसे अपन रेड और पिंक रोज़ को क्या करते हैं, मीट कराते तो अपने को वाइट रोज़ मिलता है या येलो रोज़ मिलता है. इसके केस में ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये खुला हुआ नहीं है, तो इसमें इसी के स्पीशीज़ का या दूसरे स्पीशी का कोई प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन आएगा ही नहीं. इसलिए ये एक डिसएडवांटेज भी है. अब तुम मुझे एक एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज और बताना कमेंट में. अब बात करते हैं जीटेनोगैमी की. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. ऑल्दो जीटेनोगैमी is functionally cross pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since pollen grain come from same plant. देखो, अगर एक बहुत बड़ा प्लांट है हिबिस्कस का, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं और मान लो हिबिस्कस के प्लांट में 4 फूल उगे हुए हैं, उसी प्लांट में 4 फूल उगे हैं. अगर मैं एक फ्लावर ए को अज्यूम करूं तो अगर फ्लावर ए के पास उसी प्लांट के फ्लावर बी का पोलन ग्रेन आता है उसके साथ क्या करने, पॉलिनेशन करने, तब भी ये एक तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन माना जाएगा. और अगर दूसरे पोलन ग्रेन्स आते हैं, ठीक है, स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर का सेम प्लांट पे, तो भी ये जीटेनोगैमी कहलाएगा. हालांकि ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ऑटोगैमी की तरह, क्योंकि देखो एक ही प्लांट में 2 फ्लावर हैं जिनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, इसीलिए इसे क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली कहेंगे. इसलिए जीटेनोगैमी में एक ही प्लांट के 2 अलग फ्लावर्स में आपस में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, फिर भी ये ऑटोगैमस कहलाते हैं, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो, उससे अच्छा एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो ये एक तरीके से ऑटोगैमी भी है. और क्योंकि एक से दूसरे फ्लावर में हो रहा है इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को फॉलो कर रहा है. लेकिन जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. दिस इज ओनली
type of pollination which during pollination bring genetically different type of pollen grain to stigma. जीनोगैमी में क्या होता है कि एक रोज के प्लांट के साथ दूसरे रोज का या दूसरे हिबिस्कस का या दूसरे गुआवा या मैंगो किसी भी प्लांट का पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइजेशन कर सकता है, लेकिन ये रोज के प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसको किसके साथ फर्टिलाइजेशन करना है। रोज नहीं, हिबिस्कस ही ले लो। हिबिस्कस के पास मैंगो, वाइट हिबिस्कस या फिर लिली, इन सब के फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो मान लो आते हैं, तो अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ पॉलिनेशन करना ज़्यादा पसंद करेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ऑटोगैमी, जीटेनोगैमी, जीनोगैमी। समझ गए? ऑटोगैमी में सेम प्लांट के सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। इसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, कैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस जिनके स्टिग्मा स्टाइल्स एंथेरोस्टिग्मा एक्सपोज्ड रहते हैं, क्लिस्टोगैमस जिनके फ्लावर ही क्लोज्ड रहते हैं। जीटेनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन पोलन ग्रेन एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में ट्रांसफ़र होता है। जीनोगैमी, इसमें क्या होता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, यानी कि अब ये पॉलिनेशन ऐसे क्योंकि दोनों नॉन मोटाइल हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, तो ये आपस में कांटेक्ट में आते कैसे हैं? बिकॉज ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए ये लोग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। प्लांट यूज 2 abiotic and 1 biotic agent to achieve pollination. Wind and water are the 2 abiotic and animal is 1 biotic agent. विंड और वाटर के ज़रिए जब प्लांट्स के पोलन ग्रेन, क्योंकि प्लांट के पोलन ग्रेन लाइट वेट के होते हैं, विंड और वाटर के ज़रिए जब हमारे पोलन ग्रेन्स किसी पॉलिनेशन को अचीव करते हैं, तब हम जिन सोर्सेस के ज़रिए वो इस पॉलिनेशन को अचीव करते हैं उन्हें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। विंड के ज़रिए फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उड़ के दूसरे फ्लावर में चले गए, या वाटर के थ्रू चले गए बह के, या फिर इंसेक्ट जिसमें ज़्यादातर हम हनी बीज की बात करते हैं, वो एक फ्लावर में नेक्टर लेने आई थी, नेक्टर लेने के साथ साथ उनके बॉडी पे पोलन ग्रेन्स स्टिक हो गए, और वो जैसे ही हनी भी दूसरे फ्लावर पे गई नेक्टर लेने, वो वहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज़ हो गए। उसके स्किन पे जो पोलन ग्रेन स्टिक हो गए थे वो उस फ्लावर के ऊपर रिलीज़ हो गए। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, मतलब कि एनिमल्स। ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, wind and water. Pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. To compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grain, flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. Pollination by wind is more common among abiotic pollination. Pollination जो होता है वो abiotic pollination विंड में ज़्यादा कॉमन होता है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। विंड पॉलिनेशन के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि पोलन ग्रेन्स का लाइट वेटेड और नॉन स्टिकी होना ज़रूरी है, ताकि विंड करेंट्स के साथ इजीली फ्लो कर सके। दे ऑफ्टन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन सो दैट द पोलन आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करंट। और ऐसे प्लांट्स के जो स्टेमन्स होते हैं ये वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ताकि इजीली विंड में ये पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर सके। एंड लार्ज ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन। और साथ ही साथ बड़े फेदरी स्टिग्मा होते हैं ताकि एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। Wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. Wind pollinated flower के पास एक ओवरी होती है, हर ओवरी में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो आपस में इन्फ्लोरेसेंस की तरह पैक्ड होते हैं। Familiar example is corn cob. Tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain. कॉर्न कॉब में जो टैसल्स दिखाई देते हैं, जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया होगा, ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट को शो कर रहा है,
जिसके पास कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस और वेल एक्सपोज स्टेमन है, तो उसमें जो स्टाइल्स है कॉर्न कॉब में, वो विंड में वेव करते रहते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, और ग्रासेस में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए अपने को इतने सारे ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकोटिलिडन। ज़्यादातर 30 जेनरास में मोनोकोटिलिडन्स के जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं में वाटर पॉलिनेशन देखा जा सकता है। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for male gametes among lower plant group such as algae, bryophyte and pteridophyte. लेकिन अगर हम रिकॉल करें तो वाटर एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है मेल गैमीट का कुछ लोअर प्लांट्स के लिए, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gametes and fertilization. और कुछ प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली लिमिटेड रहता है क्योंकि उन्हें सिर्फ वाटर ही चाहिए रहता है अपने पोलन ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. Some example of water-pollinated plant are Vallisneria hydrilla, which grow in fresh water, and several marine grass such as Zostera. Not all aquatic plant use water for pollination. अब देखो कुछ एग्जाम्पल जो वाटर पोलिनेट प्लांट के वो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और कुछ मरीन सी ग्रासेस यानी कि जूस्टेरा, जिसको जूस्टेरा कहते हैं, वो भी वाटर पोलिनेटेड प्लांट का एग्जाम्पल है. नॉट ऑल aquatic प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. सारे aquatic प्लांट वाटर को पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते. In majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, flowers emerge above level of water and are pollinated by insect or wind as in most of the land plant. इनके वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ के केस में ये होता है कि ये जो प्लांट्स हैं ये वाटर के सरफेस के लेवल तक आ जाते हैं, यानी सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाते हैं, और इनका जो स्टॉक है इसकी लेंथ बढ़ जाती है. और मेल फ्लावर है ये पोलन ग्रेन्स को वाटर के सरफेस के ऊपर रिलीज कर देता है बजाय पानी के अंदर रिलीज करने के, जो कि वाटर करंट्स के ज़रिए फ्लो होके जो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा है वहाँ तक पहुँच जाते हैं. इन वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द surface of water. They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flower and stigma. In another group of water-pollinated plants such as seagrass, female flower remains submerged in water and pollen grain are released inside the water. Pollen grain in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach stigma and achieve pollination. लेकिन जो कुछ वाटर प्लानेटेड प्लांट्स के ग्रुप्स होते हैं जैसे सी ग्रासेस, उनके फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, और ये जो फीमेल फ्लावर है इनके जो पोलन ग्रेन्स है या जिनकी मेल फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर में, धागे के जैसे स्ट्रक्चर में पानी के अंदर फ्लोट करते हैं. और pollen grain in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach stigma and achieve pollination. In most of the water-pollinated species, pollen grain are protected from wetting by mucilaginous covering. और जो पानी के अंदर पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया जाता है जो कि थ्रेड के फॉर्म में होते हैं, वो गीले ना हो जाए इसके लिए इनके ऊपर म्यूसिलेजिनस नाम की एक कवरिंग लगाई जाती है जो उन्हें गीला होने से बचाती है. Both wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar. What would be the reason for this? अब देखो ऑब्वियस सी बात, अगर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की बात करें या विंड पॉलिनेटेड प्लांट की बात करें तो विंड तो एक नॉन लिविंग सोर्स है. हालांकि ये लिविंग का एक बहुत बड़ा तरीका है, लेकिन देखा जाता है कि एक एबायोटिक फैक्टर है. वाटर भी एक एबायोटिक फैक्टर है. क्या ये ऐसा कर सकते हैं कि फ्लावर के पास जाएंगे, इनके पोलन ग्रेन्स लेंगे और फिर इनके बोलेंगे कि यार थोड़ा सा नेक्टर दे दो एज मनी?
नहीं ना, वो सीधे सीधे ले जाएंगे। एबायोटिक फैक्टर्स हैं, लेकिन कई फ्लावर्स जो इंसेक्ट का यूज़ करते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं, बर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो फ्लावर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कलरफुल होते हैं, उनमें फ्रेगरेंस होती है और वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ऐसे फ्लावर्स जहाँ भी देखेंगे मतलब वो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं। Majority of flowering plants use range of animal as pollinating agent. Bees, butterflies, flies, beetle, wasp, ant, moth, bird, bat are the common pollinating agents. Among animal, insect, particularly bee, are the dominating biotic pollinating agent. और मधुमक्खी जो है वो सबसे बड़ा डोमिनेटिंग बायोटिक एजेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंस अगर इस अर्थ से मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई तो अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के या अर्थ के एनवायरनमेंट के डिस्ट्रॉय होने के 100% चांसेस है विद इन 5 years ऑफ द वैनिश ऑफ दी हनी बीज। इसीलिए हनी बीज जो होती हैं वो कलरफुल फ्लावर्स के ऊपर मंडराती रहती हैं पोलन ग्रेन्स के बहाने। वो पोलन ग्रेन्स जो होती हैं हनी बी फ्लावर का अपने बॉडी पे स्टिक कर लेती हैं और बदले में फ्लावर उनको मनी के तौर पे नेक्टर प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि वो अपना छत्ता बनाती हैं, यानी कि एक रिवॉर्ड है पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स यानी कि लेमुर, ट्री ड्वेलिंग rodent, even reptiles like gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinators in some species. Often flower of animal pollinated plant are specifically adapted for the particular species of animal. Majority of insect pollinating flower are large, colorful, fragrant and rich in nectar. When flowers are small, number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to the flower by color or fragrance. Flower pollinated by flies and beetles secrete foul odor to attract these animals. To sustain animal visit, flowers have to provide reward to the animal. Nectar and pollen grain are the usual floral rewards. For harvesting the reward from flower, the animal visitor come in contact with the anther and stigma. Body of animal get a coating of pollen grain, which are generally sticky in animal pollinating flowers. When animal carrying pollen on its body come in contact with stigma, it bring about pollination. ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। एक और टर्म आता है कि पोलन रोबर्स, ठीक है, रॉबर्स। पोलन रॉबर्स कौन होते हैं? या नेक्टर रॉबर्स, पोलन नहीं, नेक्टर रॉबर्स। कई बार क्या होता है, ये एनसीईआरटी में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने पढ़ा था कि मधुमक्खी आई, फ्लावर पे बैठी, नेक्टर पी लिया, बिना पोलन ग्रेन लिए उड़ गई। तो ऐसे लोग या ऐसे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, बिना काम किए चले जाते हैं, उनको जो है जो नेक्टर रॉबर्स कहा जाता है, क्योंकि काम नहीं कर रहे, एक तरीके से उन्होंने नेक्टर चुरा के पी लिया और भाग गए। In some species, floral rewards are in providing safe place to lay egg. An example is that of the tallest flower of Amorphophilus. The flower itself is about 6 feet in height. A similar relationship exists between a species of moth and plant Yucca, where both species, moth and the plant, cannot complete their life cycle without each other. मॉथ और यूका प्लांट के बीच एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकते। अब देखो होता क्या है, जो मॉथ है वो अपने एग्स को ओवरी के लोक्यूल में रिलीज कर देता है और डिपॉजिट कर देता है। बदले में फ्लावर जो है वो मॉथ को पॉलिनेशन के लिए अपने कुछ पोलन ग्रेन्स दे देता है। जैसे ही मॉथ के लार्वा एग्स में से बाहर आ जाते हैं, तब फ्लावर जो है वो अपना सीड बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इनके बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, Why don't you observe some flower of the flowering plant, following plant, or any other available to you? Cucumber, mango, peepal, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana. Try to pollinate. Try to find out which animal visit them
and whether they could be pollinators. You will have to patiently observe the flower over a few days and at different time of day. You could also try to see whether there is any correlation in the characteristic of flower to the animal that visits it. Carefully observe if any of the visitor come in contact with the anther and stigma, as only such visitor can bring about pollination. Many insects may consume pollen and nectar without bringing about pollination. Such floral visitors are referred to as pollen nectar robbers. You may or may not be able to identify the pollinators, but you will surely enjoy your efforts. ठीक है, अब तुम ट्राई कर सकते हो तो ट्राई कर लेना। मैंने तो किया था भाई। भाई एक मधुमक्खी भी नहीं आई, मेरे 6 घंटे निकल गए। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? देखो, जब फ्लावर ऑटोगैमी कर करके थक गया हो और वो बोल रहा हो कि मेरे अंदर जो है अब क्या हो रहा है, अब ये जो फ्लावर है ये चाहता है कि नहीं यार, मेरे को इस बार अपने प्लांट के पोलन ग्रेन के साथ नहीं, किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन के साथ पॉलिनेशन करना है। तो उसके लिए प्लांट गिनी चुनी कुछ चीज़ें करता है। अब वो क्या है वो समझो। Majority of flowering plant produce hermaphrodite flower and pollen grain are likely to come in contact with the stigma of the flower. Continued self pollination result in inbreeding depression. और ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन का भी एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि अगर लगातार 6 जनरेशन तक आप सेल्फ पोलिनेशन कराते रहोगे किसी फ्लावर के बीच में, तब उसकी जो कैपेबिलिटी है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की वो ख़त्म होने लगेगी और वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और फिर वो उतने बढ़िया क्वालिटी के पोलन ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा जिससे कि वो कर सकता था। इसलिए फ्लावर क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को हटा के वो क्रॉस पॉलिनेशन करता है ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म कर सके। ये अपन पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के केस में। अभी ये जनरल समझ लो। Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either pollen is released and stigma released before the stigma become receptive, or stigma become receptive much before the pollen release. Some other species, anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Both these devices prevent autogamy. Third device to prevent inbreeding is self-incompatibility. This is a genetic mechanism and prevents self-pollination from fertilizing the ovule by inhibiting plant pollen germination or pollen tube growth in pistil. Another device to prevent self-pollination is production of unisexual flower. In both male and female flower are present on same plant such as castor and maize. It prevents autogamy but not geitonogamy. In several species such as papaya, male and female flower are present on different plant. That is, each plant is either male or female. This condition prevent both autogamy and geitonogamy. अब कई बार क्या होता है, प्लांट सोचते हैं को क्रॉस पॉलिनेशन करना है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना, तो या तो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है लेकिन पोलन ग्रेन रिलीज नहीं होते, पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता। फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करने लगता है, यानी कि या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। एंथर और स्टिग्मा के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। उसके अलावा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें क्या होता है, वही जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें जो सेल्फ पोलन है वो अपने ओव्यूल के साथ उसको क्या करता है, जर्मिनेशन करने नहीं देता। ठीक है, उसके अलावा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन भी एक तरीका है। ये कुछ तरीके हैं जो कि प्लांट कर सकता है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो और सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। आगे बढ़ते हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ये क्या होता है? अब देखो, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है तो पहले स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में केमिकल्स के ज़रिए बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सही प्लांट पे आया है कि नहीं। स्टिग्मा देखता है जो पोलन ग्रेन मेरे पास आया है
वो मेरे ही जैसे किसी प्लांट का है या नहीं, या जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हुआ है वो देखता है कि मैं सही स्टिग्मा पे लैंड हुआ हूँ कि नहीं। और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ये डायलॉग्स के थ्रू होती है। ये केमिकल सीक्रेट करते हैं एक्चुअली, इसी को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और अगर सही पोलन ग्रेन सही स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो पोलन ग्रेन जो होता है उसकी जो इंटाइन लेयर होती है वो जो स्पोरोपोलन इनके जर्म पोर्स है वहाँ से लिक्विड फॉर्म की एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जो कि स्टिग्मा से होती हुई लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक जो था स्टाइल वहाँ से निकल के ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ तक जाती है और उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेती है। इसी को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब मैं ये पूरा नॉर्मल तरीके से पढ़ रहा हूँ, इसमें जो था मेन वो मैंने बता दिया। Pollination does not guarantee the transfer of right pollen. यानी कि पॉलिनेशन जो है वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपके जो पोलन्स हैं वो सही पोलन पहुँचे है कि नहीं प्लांट तक। हो सकता है मैंगो का पोलन ग्रेन हिबिस्कस पे पहुँच गया हो तो क्या फर्टिलाइजेशन कर लेगा? नहीं ना। फिर often pollen are of the wrong type either from other species or from same plant also land on stigma. Pistil has ability to recognize pollen whether it is of right type or of wrong type. If it is of right type, pistil accept the pollen and promote post-fertilization, a post-pollination event that leads to fertilization. If pollen is of wrong type, pistil reject the pollen by preventing pollen germination on stigma or the pollen tube growth in the style. Ability of the pistil to recognize pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil. This dialogue is mediated by a chemical component of the pollen interacting with those of pistil. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection. As mentioned earlier, following compatibility pollination, pollen grains germinate on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pores. The content of pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reach the ovary. You would recall that in some plants, pollen grain are shed at two-cell stage condition. In such plant, generative cell divide and form two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. In plant which shed in three-cell condition, pollen tube carry the two male gametes from beginning. Pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through the micropyle and then enter one of the synergids through the filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guide the entry of pollen tube. All these events from pollen deposition on stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen. Knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatibility pollination to get desirable hybrids. यानी कि जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचता है वो सबसे पहले एक जर्म पोर के जरिए अपनी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अगर ये 2 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन है तो ये 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 3 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन है तो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाद में ये दोनों गैमीट्स जैसे ही स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इनको सही ओव्यूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी फिलीफॉर्म अपैरेटस की होती है, जो कि डेवलप्ड ओव्यूल के 8 न्यूक्लियेट 7 सेल स्ट्रक्चर में फिलीफॉर्म अपैरेटस के नाम से जाना जाता है। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड्स के नीचे पाया जाता है, जो कि पोलन ट्यूब को रास्ता बताता है कि आपको इस तरीके से हम तक कैसे पहुंचना है। उसके बाद ये आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब फार्मर्स किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को अगर इनकम्पैटिबिलिटी करनी है पॉलिनेशन में ताकि डिजायर्ड हाइब्रिड मिले। मान लो एक
दशहरी आम है और एक कौन सा हापुस आम है। दोनों के बीच में इनकम्पेटिबिलिटी करा दी और अपने को नया वाला आम मिल गया। कौन सा? बादाम आम, या जो भी है, पोपट आम, तोतापरी आम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लो तुमने हापुस आम के साथ तुमको क्या करना है, दशहरी आम का क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो दशहरी आम के पोलन ग्रेन्स ले लोगे और हापुस आम का फीमेल पार्ट। अब इसमें क्या करोगे तुम? सबसे पहले जो हापुस आम है उसके मेल पार्ट को काट दोगे, इमैस्कुलेशन कर दोगे। किसका? स्टेमन का। एंथर और स्टेमन का पूरा इमैस्कुलेशन कर दोगे, कैंची लेके काट दोगे ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना पाए। फिर एक बटर पेपर से जो हापुस आम की फीमेल पार्ट है, या फीमेल पार्ट नहीं, पूरा का पूरा फ्लावर है, उसको कवर कर दोगे। इसको बैगिंग कहते हैं। और फीमेल और उसमें से जो मेल पार्ट हटाया उसको इमैस्कुलेशन। यानी कि तुमने हापुस आम लिया, हापुस आम नहीं, हापुस आम का फ्लावर लिया, उसमें से एंथर और स्टाइल को, यानी कि पूरे के पूरे स्टेमन को, मेल पार्ट को कट कर दिया। इसको कहा इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन करने के बाद फीमेल पार्ट को एक बटर पेपर से कवर कर दिया ताकि कोई और पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके स्टिक ना हो जाए और पॉलिनेशन ना हो। इसलिए तुमने उसको बटर पेपर से क्या कर दिया? कवर कर दिया। जब तुम्हें लगा कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया है, तुमने जो है दशहरी आम के पोलन ग्रेन्स लिए एक अपने किसी कंटेनर में, और उसको जो रिक्वायर्ड हापुस आम था जिसको तुमने इमैस्कुलेशन करके उसमें बैगिंग की थी, उसके फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए, और इससे तुमको नया बादाम या तोतापरी आम मिल गया। ठीक है, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली डिजायर्ड pollen grain are used for pollination and stigma is protected from contamination from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging technique. If the female parent bear bisexual flower, removal of anther from the flower bud before the anther dies using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. Emasculated flower have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of this stigma with unwanted pollen. This process is called bagging. When stigma of bagged flower attain receptivity, mature pollen grain collected from anther of male parent are dusted on stigma, and flower are rebagged, and the fruits are allowed to develop. If the female parent produces unisexual flower, there is no need for emasculation. The female flower bud are bagged before flower open. When the stigma becomes receptive, pollen is carried out using desired pollen and the flower are rebagged. ठीक है, इसी के साथ अपना पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और उसके अलावा जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस थे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के साथ खत्म होता है। ये थी ऑडियो बुक 3। अब मिलेंगे ऑडियो बुक 4 में विद द डबल फर्टिलाइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, इजीली समझ जाओगे। और फिर उसके नेक्स्ट ऑडियो बुक में, फोर्थ ऑडियो बुक में, शायद से फोर्थ होने वाली है, नहीं फिफ्थ, फोर्थ तो नेक्स्ट होने वाली है, थर्ड थी। फिफ्थ ऑडियो बुक में एम्ब्रियो और सीड को कंप्लीट करने के बाद अपना चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रम दत्ता राव साइनिंग ऑफ। ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। 10 से लेकर 12 तक के डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए साइंस के हमारे चैनल हिंदी सत्ता में विजिट करो। प्ले लिस्ट बन चुकी है ऑडियो बुक क्लास 11th, ऑडियो बुक क्लास 12th के नाम की विक्रम दत्ता राव की प्ले लिस्ट तुमको पता है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और उसके अलावा स्पेसिफिक चैप्टर की स्पेसिफिक प्ले लिस्ट बना दी है। और ऑडियो बुक्स में 11th का भी मटेरियल डालना शुरू कर दिया है, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर डाल दिया गया है। जाके उसको चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रम दत्ता राव साइनिंग ऑफ।
ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। थैंक यू। और हाँ, जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओम सारामन, बाय।